अब हम लोग कुछ स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। क्या है पॉस्चर इफेक्ट, क्या है वारबर्ग इफेक्ट, क्या है क्रैब ट्री इफेक्ट, एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस या हेक्सोकाइनेज के तौर पर जितने भी इरिवर्सिबल स्टेप्स जैसे पहला स्टेप, थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप, ग्लाइकोलिसिस में जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की ओर आगे तक जाएगा। बड़ा ही यूटिलाइजेशन वाली बात करता है। एटीपी प्रोड्यूस्ड वाया सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन ग्लाइकोलिसिस। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से कितने एटीपी का जनरेशन होता है? तो आप जानते हैं 4 का जनरेशन होता है जिसमें। नमस्कार, अब हम लोग कुछ स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। क्या है पॉस्चर इफेक्ट, क्या है वारबर्ग इफेक्ट, क्या है क्रैब ट्री इफेक्ट, इनके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस या रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इसके बारे में पहले भी डिस्कशन हो चुका है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये लगातार पूछे जाते रहे हैं, उसको एक बार अपने दिमाग में कंक्लूजन बना लीजिएगा। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जब वेल फेड स्टेट में रेगुलेशन की बात हो तो उस समय इंसुलिन काम करता है। पिछले लेक्चर में लगातार बात हुई। और इंसुलिन कैसे काम करता है? तो ये डीफास्फोराइलेटेड स्टेट्स में काम करता है। और आप देखने की यहाँ पर जब कभी भी हम बात करते हैं ना, तो एक्टिव अगर एंजाइम है तो वो डीफास्फोराइलेटेड स्टेट्स में ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। तो डीफास्फोराइलेटेड स्टेट्स में आपको बताना एंजाइम्स बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। एक्चुअल में जो पहले हम पढ़ते हैं ना, एंजाइम कब एक्टिव होता है कब इनएक्टिव होता है, वो घटनाएं आपको याद रखना है जो शुरू से आपके दिमाग में रहती है। किसी एंजाइम को एक्टिव करना है तो डीफास्फोराइलेटेड स्टेट्स में यहाँ पर इंसुलिन के प्रभाव से एक्टिव किए जाते हैं। डीफास्फोराइलेटेड मतलब फास्फेट ग्रुप अगर उनके साथ जुड़ा हुआ है तो हट जाता है। एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इसमें सबस्ट्रेट क्या करता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शंस को फेवर करता है। वहीं प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इनहिबिट करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने वाले रिएक्शंस को। तो सबस्ट्रेट क्या करता है? फेवर करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने वाले रिएक्शंस को। प्रोडक्ट इनहिबिट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने वाले रिएक्शंस को। ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखा है और उसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं हेक्सोकाइनेज के तौर पर। जितने भी इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं जैसे पहला स्टेप, थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप, इस पर बात हो चुकी है, उसी को हम रिकॉल कर रहे हैं। आपको पता है हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है ये हाउस कीपिंग एंजाइम के तौर पर जाना जाता है, इसलिए इसको एक्टिवेटर की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, प्रोडक्ट इसे इनहिबिट ज़रूर करते हैं। अगर बात करें PFK1 जो थर्ड स्टेप में इस्तेमाल होने वाला एंजाइम है, उसको आपको पता ना फ्रक्टोज 2,6 बाईफास्फेट इसको जा करके क्या कर रहा था? एक्टिविटीज़ को ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा था। पोटेंट एक्टिवेटर के तौर पर इसे हमने अभी पढ़ा है। AMP लो एनर्जी स्टेट इसका स्टिमुलेटर होगा। कहेगा भाई ग्लाइकोलिसिस कराते रहिए। फ्रक्टोज 6 फास्फेट सबस्ट्रेट जो है ऊपर से जो लग रहा है ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स में, फ्रक्टोज 6 फास्फेट ही तो PFK1 के बाद फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में बदलेगा। तो आप देखेंगे PFK1 की एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है जब ये सबस्ट्रेट ज़्यादा होते हैं। वैसे ही आप देखेंगे हाई एनर्जी अगर है, सिट्रेट के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, लो pH स्टेट अगर है तो ये स्टेप्स जो होते हैं PFK1 को इनहिबिट किया जाता है। पायरुवेट काइनेज जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या होता है? उसके लिए अगर हम आपसे कहें तो ATP हाई एनर्जी का स्टेट, ऐसे एलेनिन भी उसका इनहिबिटर होता है। एलेनिन भी उसका इनहिबिटर होता है। जो चीज़ें आप यहाँ पर कह रहे थे ऊपर वाले स्टेप्स में, सेम बात यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। सिर्फ ATP का नाम दिया गया, एलेनिन भी यहाँ पर इनहिबिटर के तौर पर है। पहले हमने इस पर चर्चा कर रखी है। चलते हैं जो टू द पॉइंट हमारा आज का कॉन्सेप्ट है पॉस्चर, वारबर्ग और क्रैब ट्री इफेक्ट, उसके बारे में बात करते हैं। सवाल ये है पॉस्चर इफेक्ट होता क्या है? नीट में या पहले जो ऑल इंडिया होते रहे एग्जाम्स उसमें पूछा गया है। आमतौर पर नॉर्मल सेल्स में हम क्या देखते हैं? इनहिबिशन होता है एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस का अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दें। इसका मतलब यह है कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो क्रेब्स साइकिल अच्छे से चलेगा। और यही बात पॉस्चर ने कहा था। पॉस्चर ने एक सामान्य सा ऑब्जर्वेशन रखा था। उन्होंने कहा था कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसीलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती। अगर ऑक्सीजन होगी तो आप सीधे तौर पर TCA साइकिल को चलते हुए देखेंगे। यही बात इन्होंने कहा था। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन तब नहीं चलेगा जब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सफिशिएंट होगी। अगर आप ऑक्सीजन देते हैं तो ग्लाइकोलिसिस में जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की ओर आगे तक जाएगा। कंप्लीट प्रोसेस इसमें बनेगी। इस दौरान होगा क्या? ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है। ये बात पॉस्चर ने कहा था।
वारबर्ग ने क्या कहा था? वारबर्ग इफेक्ट क्या है? ये कैंसर सेल्स में क्यों वेट लॉस होता है उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया था। कैंसर के पेशेंट्स में वेट लॉस क्यों होता है उसको हम वारबर्ग इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कहते हैं कि हमने सामान्य तौर पर क्या देखा है, ग्लूकोज को पूरी की पूरी आगे जाते हुए अगर ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट है आगे तक जाएगा, लेकिन वारबर्ग इफेक्ट ये कहता है कैंसर सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई हो तो भी ये स्टेप यहीं पर कट ऑफ हो जाता है, ग्लाइकोलिसिस के आगे नहीं जाता है। कैंसर सेल वारबर्ग ने कहा ये वाला स्टेप जो है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाला स्टेप है, ग्लाइकोलिसिस से आगे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने वाला यानी टीसीए साइकिल के आगे बढ़ने का स्टेप्स है, वो वारबर्ग ने ऑब्जर्व किया कैंसर सेल्स में नहीं चलता, इसके बावजूद कि वहां पर ऑक्सीजन सफिशिएंट है। यानी इन स्पाइट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई होने के बावजूद भी टीसीए साइकिल नहीं चलती। इसका मतलब क्या है, जो कैंसर सेल्स हैं उनको अपनी एनर्जी के जनरेशन के लिए पायरुविक एसिड और उसके बाद लैक्टिक एसिड पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। इसका मतलब यह है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्लूकोज को तोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भीतर ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं और अगर ग्लूकोज की कमी है तो दूसरे सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ वारबर्ग के इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम पूरी एनर्जी निकाल नहीं पाते हैं अपने ग्लूकोज के भीतर का, और इसकी वजह से ज़्यादा सब्सट्रेट इस्तेमाल होता है जिसके कारण मसल वेस्टिंग होती है, सब्सट्रेट बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो जाते हैं। इवन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वारबर्ग ने कहा एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस कैंसर सेल में प्रमोट की जाती है। ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनाना ही एकमात्र कार्य रह जाता है। यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नहीं होता है, केवल 2 एटीपी जनरेट किए जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट सबस्ट्रेट का इस्तेमाल होता है एटीपी को जनरेट करने के लिए। इसका मतलब यह है ग्लूकोज जब नहीं होगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस किया जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से आप देखेंगे चाहे फैट हो चाहे प्रोटीन हो, उससे जब इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाए जाएंगे, मसल्स का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगा। वेट लॉस की जो कहानी होती है वो वारबर्ग के इफेक्ट के द्वारा हम किसी पर्सन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो हम यहाँ पर इफेक्ट्स देखते हैं वो ऑक्सीजन की सप्लाई होने के बावजूद भी सही तरीके से काम क्यों नहीं चल पा रहा है, इसको वारबर्ग ने एक्सप्लेन किया था। चलते हैं आगे, पॉस्चर इफेक्ट और क्रैबट्री इफेक्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो क्रैबट्री ये कहता है, क्रैबट्री बड़ा ही यूटिलाइजेशन वाली बात करता है। आपने देखा है पॉस्चर का इफेक्ट कहता है एरोबिक कंडीशन होगा, एरोबिक कंडीशन में टीसीए साइकिल ज़्यादा बेहतर तरीके से चलेगी, ये बात पॉस्चर इफेक्ट के द्वारा कहा जाता है। क्रैबट्री कहता है ये ऑक्सीजन रहे या ग्लूकोज रहे ये डिसाइड करेगा कि हमें जाना क्या है। अगर ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल उतना नहीं किया जाएगा, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन का इस्तेमाल किया जाए। सिंपल सी बात यह है कि आपके पास ग्लूकोज इतना सारा पड़ा हुआ है तो क्या ज़रूरत है क्रेब साइकिल को चलाने की। तो ये कहते हैं ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का उतना यूटिलाइजेशन नहीं होता है। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात क्रैबट्री इफेक्ट के थ्रू कहते हैं। पॉस्चर ने कहा नहीं, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो टीसीए साइकिल ही चलता है, जो सामान्य तौर पर हम पढ़ते आते हैं। ग्लूकोज का कंजम्पशन उस दौरान घटता है, एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट किया जाता है। क्रैबट्री बहुत प्रैक्टिकल बात कहते हैं, ग्लूकोज की सप्लाई बढ़ जाती है तो सीधे तौर पर ये जो प्रोसेस है उस समय रोक दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जब सबस्ट्रेट ज़्यादा है तो भाई चलने दीजिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन को, ये क्रैबट्री ने इस बात को समझाया था। एटीपी प्रोड्यूस्ड वाया सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन ग्लाइकोलिसिस, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से कितने एटीपी का जनरेशन होता है तो आप जानते हैं 4 का जनरेशन होता है, जिसमें 2 यूटिलाइज हो जाते हैं, 2 का नेट गेन होता है। अब हम अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे फ्यूचर ऑफ पायरुविक एसिड एंड लिंक रिएक्शंस के बारे में। लिंक रिएक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जब लिंक रिएक्शंस को हम समझ जाते हैं तो फिर हम क्रेब्स साइकिल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।